जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार सेशन में जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी के नए पैटर्न में जो सवाल पूछे जा रहे हैं। एसएससी के नए पैटर्न पे जो रीजनिंग का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट, ठीक है। इस मॉक टेस्ट में जो ज्यादातर सवाल हैं वो आपके टेस्ट रैंकिंग मॉक से लिए गए हैं, लाइव मॉक से, ठीक है। उसमें जो सवाल मेरे को कुछ उसमें दिक्कत लगी या जो सवालों में और बेहतरीन किया जा सकता है उसमें थोड़ा बहुत हमने मॉडिफाई भी किया है। तो आइए देखते हैं इस बेहतरीन मॉक के बेहतरीन सवालों के सॉल्यूशंस को, ठीक है। ये मॉक आपको जो एसएससी का नया पैटर्न आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि उसमें हर टाइप के आपको सवाल रखे गए हैं जो जो आप टॉपिक से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए आइए चल शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कहा गया है कि PQRSTUV 6 दोस्त हैं। 6 दोस्त क्या है, एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आपको बताना है क्या, और SU के इतने दाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब हम बना लेते हैं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। 3 और 3 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या कहा गया है, SU के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। जो S है U के दाईं ओर से तीसरा स्थान है, U का दाईं ओर से तीसरा मतलब विपरीत बैठा है। देखो 1 2 3, ठीक है। SU के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। Q U और P के दोनों का क्या है, तत्क्षण पड़ोसी है, मतलब इमीडिएट नेबर है, ठीक है। Q U और P का पड़ोसी है। Q जो है U और P का पड़ोसी है। Q U और P का पड़ोसी है। Q U और P का पड़ोसी है। UP का पड़ोसी है, ठीक है। T S के तुरंत बाएं बैठा है। T S के तुरंत बाएं बैठा है। T S के तुरंत बाएं बैठा है, तो अगर T इधर बैठा है तो S का इधर बायां होगा, ठीक है। तो S का बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, तो इधर बैठाएंगे T को, ठीक है। T S के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। और R का पड़ोसी बताना है आपको, आपके पड़ोसी कौन है, ठीक है। Who are the immediate neighbor of R? R के आपको पड़ोसी बताना है कौन कौन है। देखो U और P को हमें बैठाना है, किसके, Q का पड़ोसी बनाना है। अगर मैं Q को इधर बैठाऊंगा तो U तो पड़ोसी बन जाएगा, P नहीं बन पाएगा। तो Q को इधर बैठाना पड़ेगा, U इधर आएगा और P इधर आएगा, ठीक है। R इधर आएगा। तो अब आपको बताना है R के पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो R का पड़ोसी एक T है, R का पड़ोसी एक U है, तो R का पड़ोसी T और U है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आइए सीरीज का अच्छा सवाल है। इसमें देख रहे हैं इस मॉक में आपका लेवल अप किया गया है, अच्छा मॉक है, ठीक है। ऐसे सवाल लगाएंगे ना तो आपको पेपर में जाएंगे तो पेपर में आपको सही में सारे सवाल बड़े आसान लगने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में क्या है, ठीक है। यहां से यहां देखते हैं क्या चेंज आया है। 14 से आपका 24 कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 24 से 32 8 का डिफरेंस है, ठीक है, -8 और ये प्लस का 10, ठीक है। यहां से यहां देखिए प्लस का 48, यहां से यहां देखिए कितना हुआ है, प्लस का 48, फिर यहां से यहां कितना प्लस हुआ है, अच्छा यहां भी प्लस है ना, प्लस है, प्लस का 8, यहां से यहां कितना प्लस हुआ है, ये कितना हो जाएगा आपका, 12 इधर होगा और 2 14, तो ये हो जाएगा 514, 514। अच्छा ये देखिए क्या है, अच्छा आप इन नंबरों के साथ अगर फेमिलियर होंगे तो आपको एक चीज आपको अच्छे समझ में आ रही होगी कि ये जो जितने नंबर हैं, जैसे कि 10 हो गया, ये 8 हो गया, और इधर 48 हो गया, और ये 514 हो गया, ये सब स्क्वायर और क्यूब के नजदीक वाले नंबर है ना। तो स्क्वायर और क्यूब के तरीके से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करनी है। देखो ये अगर मैं देखूं तो 3 का 2 का क्यूब होता है या 3 का स्क्वायर -1 है, ठीक है। ये देखो 7 का स्क्वायर -1 है। ये हमारा 8 का क्यूब, अगर मैं सीरीज में देखूंगा तो 8 का क्यूब प्लस का 2 है, ठीक है।
तो इसे भी अगर हम स्क्वायर क्यूब में सीरीज में रखें तो ये 2 का क्यूब 8 + 2 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा लॉजिक लगा है अल्टरनेट में। 2 का क्यूब +2, 3 का स्क्वायर -1, तो अगला हमारा जो आंसर आएगा उसमें होगा 4 का क्यूब +2। 4 का क्यूब होता है 64 और 2 प्लस करोगे 66। जब आप 32 में 66 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 98। 98 वाला हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, है ना, दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखिए अगले पे क्या आएगा। इसके बाद आपका अब हमारा कितने का हो गया है, हमारा इसके बाद हमने कर दिया है 4 का क्यूब +2 कर चुके हैं, 4 का क्यूब +2 कर चुके हैं। तो अब 5 का स्क्वायर -1 होगा। तो 5 का स्क्वायर -1 करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और +4 -1 करोगे 24। तो 8 4 12 का 2, एक हासिल यहाँ पे आएगा। तो 1 2 2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, देखो ये अच्छे लेवल का सवाल इसलिए कहा जा सकता था क्योंकि इसमें एक तो 2 ब्लैंक आपसे पूछे हैं, नॉर्मल सीरीज में एक पूछा जाता है, फिर उसके बाद इसमें जो लॉजिक लगा है अल्टरनेट में लगा है और उसमें भी स्क्वायर और क्यूब को मिक्स किया गया है, प्लस माइनस वो भी साथ में, तो इसलिए काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है, ये आप एक स्कूल के बाद घर जा रहे हैं, तभी आप देखते हैं कि किसी का बटुआ गलती से गिर गया है। वह व्यक्ति जल्दी जल्दी चल रहा है, उसे ध्यान नहीं है, आसपास के लोग व्यस्त हैं और प्रतिक्रिया नहीं करते। आपको एहसास होता है कि आपने ही इसे गिरते देखा है। ठीक है, देखो क्या कंडीशन कही गई है कि एक व्यस्त जगह है जहां पर आप स्कूल के बाद जब घूम रहे हैं तो आपने देखा है एक इंसान का बटुआ क्या है गलती से गिर गया। सारे लोग इतने व्यस्त हैं कि कोई इसे ध्यान नहीं दे रहा है। अब वो आदमी भी जाया जा रहा है तेज से, उसको पता भी नहीं उसका बटुआ गिर गया है। आपको ये पता लगता है कि केवल आप ही हैं जिसने उस बटुए को देखा है या ध्यान दिया है। ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला है हमेशा आपको हमेशा एथिकल रहना है, मोरल रहना है ना, एक अच्छे इंसान की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह फैसला लेना है। ठीक है, और कोई भी फैसला लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणामों के बारे में भी एक बार जरूर सोच लेना है, विचार जरूर कर लेना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जिसको भी दिक्कत है, मैंने एक लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जरूर देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिसीजन लीजिए। देखो पहले आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर किसी तर्क पे पहुंचना है। उसे उठाकर अपने पास रख लोगे, दूसरे के पैसे अपने पास रख लोगे, अपने पास रख लोगे तो क्या एक एथिकल, एक अच्छा इंसान ये करता? नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता है। उसे उठाकर मालिक को लौटाने के लिए भागना, ये चीज हो सकती है। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं, इससे बेहतर भी ऑप्शन होगा तो हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। देखो उसे पास खड़े किसी दूसरे अजनबी को दे देना, देखो ये चीज तो नहीं हो सकती। एक बात बताओ, बटुआ अगर मेरा खो गया है, किसी इंसान को मिलेगा तो वो किसी और को दे देगा, किसी और को क्यों देगा भाई? मेरे को देगा या पुलिस को जाके देगा। उसे अनदेखा कर देना और आगे बढ़ जाना, ये चीज तो कभी सही नहीं हो सकती। मैंने आपको बोला है कोर्स ऑफ एक्शन में या डिसीजन मेकिंग के सवालों में या इस तरीके के जो सवाल आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन वाले हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है, उसमें आपका ऐसा कोई डिसीजन लेना जिसमें इग्नोर करना है, समस्या को आप इग्नोर कर रहे हो, तो इग्नोर नहीं करना है। किसी भी समस्या को इग्नोर करने के से कभी हल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता कभी भी। जब 3 ऑप्शन कट गए तो ये है जो आपको ऑप्शन नंबर बी था, बिल्कुल राइट आंसर है। उसे उठाकर मालिक को लौटा देना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, सॉल्व करिए एक बार। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए फैब्रिक्स के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाने पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?
प्रीफिक्स को अगर उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मतलब उनके जो अकॉर्डिंग उनकी जो भी प्लेस वैल्यू होती है उसमें अरेंज करोगे तो कितने की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो सबकी, 6, 1, 2, 18, 9, 3, 19। ठीक है, अब इन्हें अरेंज कर दो। कैसे? 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 के बाद कितना आएगा? 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, फिर 9 आएगा, फिर आपका 18 आएगा, फिर 19 आएगा। ठीक है, देखो 1 की स्थिति अनचेंज रही, 2 की स्थिति अनचेंज रही और बाकी सब की स्थिति चेंज हो गई। तो 2 इज द राइट आंसर। मतलब 2 ही ऐसे जो लेटर है जिनकी जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, अब देखो विशाखा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो फेसिंग नॉर्थ? कितने बच्चे कुल किसके उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं? उत्तर की ओर मुख बताना है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। देखो विशाखा इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, विशाखा लेफ्ट से कितनी है? लेफ्ट से 5th है। ठीक है, और राइट से आपके 20 है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, पढ़ा होगा ना आपने, लेफ्ट और राइट दोनों की आपकी पोजीशन आ गई, लेफ्ट से 5 आ गई और राइट से आपकी 20 आ गई, दोनों को जोड़ दो 25 और उसमें से एक माइनस कर दो 24 लोग हैं किसमें? रॉ में। तो विशाखा बाएं छोर से 5वें स्थान पर और दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, हाँ, तो इससे ये आ गया। तो अब आप क्या पहली स्टेटमेंट से आपका आंसर आ रहा है? आप देखो पहली स्टेटमेंट से आपका आंसर आ रहा है कि नहीं? तो नहीं, पहली स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। देखो अब आप कहेंगे सर पहली स्टेटमेंट से क्यों नहीं आ रहा है? देखो इसमें बोला गया है कितने बच्चे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कितने बच्चे? आप ये बता सकते हो टोटल 24 बच्चे हैं लाइन में। ठीक है, लेकिन इनका फेस किस तरफ को है? ये सारे साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ को फेस करके बैठे हैं, या ईस्ट को करके बैठे हैं, या वेस्ट को करके बैठे हैं? आप इस इंफॉर्मेशन से नहीं बता सकते कि किस तरफ को उनका फेस है, तो इससे आंसर नहीं आएगा। अब देखो निशा दाएं से 7वीं है, निशा जो है, निशा दाएं से मतलब राइट से, निशा राइट से मतलब राइट से 7वें पे है और लेफ्ट से बाएं से 18वें पे है। ठीक है, 18 7 25, 25 में से एक घटाओ लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल 24 आ गया। तो हमें ये तो टोटल पता लग रहा है दोनों से कि टोटल कितने बच्चे हैं, 24, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा दूसरे में भी कोई डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, दूसरे में भी कोई डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे किस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए ना पहले से आंसर आ रहा है ना दूसरे से आ रहा है। देखो फिर तीसरा स्टेप होता है जब पहले से भी नहीं आता दूसरे से भी नहीं आता, तो हम दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ जब ना पहली में डायरेक्शन का जिक्र है ना दूसरे में कोई डायरेक्शन का जिक्र है, तो दोनों ही गलत है, दोनों को मिला के भी कहां से आंसर आ पाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों से ही आंसर नहीं आ सकता। इफ द 1 alone is sufficient गलत, either 2 is sufficient गलत, either sufficient गलत, if data 1 and 2 are together not sufficient। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही मिलाकर भी क्या है, आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं था उसमें। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। दिल्ली डीटीसी बस हर 45 मिनट पर निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने आयुषी से कहा कि दिल्ली जाने वाली बस अभी 20 मिनट पहले ही निकली है और अगली बस 11:30 बजे आयुषी को 1 मिनट सॉरी देखो, दिल्ली डीटीसी बस हर 45 मिनट पर निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने आयुषी से कहा कि दिल्ली जाने वाली बस 20 मिनट पहले ही निकली है और अगली बस
11:30 बजे जाएगी। आयुषी को यह जानकारी किस समय दी गई? आपको ये बताना है कि आयुषी को यह जानकारी कितने बजे दी गई है, वो टाइम बताना है। हर 45 मिनट में बस जाती है, ठीक है। और उसने ये कहा है कि 20 मिनट पहले ही बस निकली है, ठीक है। तो अगर अगली बस 11:30 बजे जाएगी तो उससे पहली जो बस है हमारी, इससे कितने 45 मिनट पहले गई होगी, तो 10:45 पे गई होगी, ठीक है। और इसके 20 मिनट बाद आयुषी पहुंची है, क्योंकि आयुषी के पहुंचने से 20 मिनट पहले ही बस निकली है, तो इसमें 20 मिनट और जोड़ दो, तो 11:05 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये था, आप डायरेक्ट माइनस करके टाइम फिर भी कर सकते थे, आंसर वैसे भी आ जाता। अब देखो आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, रेलवे प्राधिकरण ने एक नया नियम घोषित किया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में चढ़ने के लिए सभी यात्रियों को वैध पहचान पत्र ले जाना होगा, ठीक है। जो रेलवे बोर्ड है उसने ये चीज जारी की है कि जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें किसी को भी अगर सफर करना है तो सबको पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब देखो इसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स क्या दी गई हैं। पहचान पत्र साथ रखने से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है और टिकट धोखाधड़ी के मामले कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो अगर आपने कोई टिकट बुक किया है और आपके साथ आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऐसा पहचान पत्र है जिसको आप ले जा रहे हो साथ में, तभी तो आपका जो टीटी है वो देख के वेरीफाई कर पाएगा, हाँ भाई इस बंदे ने टिकट बुक करी थी, इसी की सीट है, इसको मिलनी चाहिए, तो ये चीज पता लगती है। अगर मान लो आपके पास कोई पहचान पत्र ही नहीं होगा और आपकी सीट पे कोई और आके बैठ जाए, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये मेरी सीट है? आप कैसे कह पाओगे? आप नहीं कह पाओगे कि ये मेरी सीट है। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरा बंदा भी कहेगा तो मेरी सीट है। अगर मान लो कोई आपका प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लो किसी राकेश शर्मा ने कोई टिकट बुक करी है कहीं जाने के लिए, अब उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो राकेश शर्मा है, तो कोई भी आके कह देगा मैं तो राकेश शर्मा हूं, ये मेरी सीट है, तो ऐसे कैसे होगा? धोखाधड़ी के मामले बढ़ जाएंगे, तो ये गलत चीज है। तो हाँ, पहचान पत्र उन्हें साथ रखना चाहिए क्योंकि इससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है, धोखाधड़ी के मामले कम होते हैं। बिल्कुल सही। अब अगला देखो, लोगों को बिना किसी दस्तावेज के स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देनी चाहिए। वाह भाई, ये कह रहा है दूसरा वाला कि नहीं, लोगों को क्या है, अगर लंबी दूरियां तय करनी है तो भी उन्हें बिना दस्तावेज के, कोई भी दस्तावेज ले जाने की जरूरत ना हो, खामाखा उन्हें परेशान करने के लिए, लंबी दूरी में उनकी स्वतंत्रता का ताकि हनन ना हो, वो स्वतंत्र रह सके, इंडिपेंडेंट रह सके, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें लोगों को बिना किसी दस्तावेज के यात्रा की अनुमति देनी चाहिए। गलत बात, क्योंकि अगर बिना किसी दस्तावेज के दे रहे हो तो फिर तो आप टिकट भी मत लो भाई, टिकट भी मत लो, टिकट भी तो एक दस्तावेज है। टिकट लेके भी क्यों उन्हें परेशानी पैदा कर रहे हो? बेचारे इंसानों को टिकट भी नहीं लेनी चाहिए, फिर तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा नहीं है भाई, स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो आप टिकट ना लो, आप कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी पहचान पत्र वगैरह ना लेके जाओ। गलत बात भाई, ये वीक आर्ग्यूमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहली स्ट्रॉन्ग है, इफ ओनली वन आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, पहली स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, इसलिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को हम सही मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए फिर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ गया। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं पेपर में भी, अभी जो आपने पेज का पेपर देखा होगा उसमें भी काफी पूछे गए हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर देख के जाना एक बार, ठीक है। चलिए देखते हैं, परीक्षा के दौरान आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी कॉपी में झांक कर उत्तर नकल कर रहा है, नकल करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता है कि यह गलत है, लेकिन आपका दोस्त बार बार जोर दे रहा है, शिक्षक इधर उधर घूम रहे हैं और देख सकते हैं आप चिंतित हैं कि क्या करेंगे। देखो आप सबने, हमने जब भी स्कूल में पढ़ा होगा, आपके स्कूल में भी ऐसा एक बच्चा जरूर होगा, ये ऐसे कई सारे ऐसे क्लास में नमूने जरूर होते हैं जिनको खुद नहीं कुछ आता, साल भर पूरे पढ़ेंगे नहीं और फिर लास्ट टाइम पे आगे पीछे वाले कॉपी में से झांकते हुए मिलता है ना। हाँ, ऐसा कोई आपका दोस्त है तो कमेंट में जरूर बताना ना कि कैसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ। देखो तो ऐसा एक नमूना जरूर मिलता है जो आपकी कॉपी में झांक रहा होता है, लेकिन आपका बोर्ड का मान लो एग्जाम चल रहा है, अब आप इतनी मेहनत से पढ़ के गए हैं,
और वो आपके पास बार बार झाके जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, आपका क्या डिसीजन होना चाहिए वो बताओ आप। अपने दोस्त को नकल करने देंगे क्योंकि वह आपका करीबी दोस्त है, आपका प्यारा दोस्त है, बिल्कुल नजदीकी दोस्त है, तो आप उसे नकल करने देंगे, या आप अपनी उत्तर पुस्तिका को ढक लेंगे ताकि वह नकल ना कर सके, ठीक है, या परीक्षा के दौरान अपने दोस्त पर चिल्लाएंगे। अच्छा, उत्तर धीरे से बता देंगे ताकि उनकी मदद हो सके। ठीक है भाई, ऑप्शन भी बड़े अच्छे अच्छे दिए हैं। देखो ऐसे में क्या है कि कोई भी अगर सही इंसान है या एक जिम्मेदार इंसान है, उसे उस बच्चे को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए भाई धीरे से कान में बता दो। अगर मान लो धीरे से तुम कान में किसी के कोई आंसर बता रहे हो तो तुम भी तो पकड़े जा सकते हो, मान लो पकड़े गए तो तुम्हारा ही पेपर कैंसिल है, तो गलत बात। तो पूरी क्लास में चिल्लाओ जोर जोर से कि एग्जाम में नहीं, ये तो मेरे से पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है, हल्ला काट दो पूरी क्लास में, 4 क्लासों तक आवाज में गा दो, तो वो चीज भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना है। और आपका बिल्कुल करीबी दोस्त है तो आप उसे, आपको एक बात को सही लग सकता है कि भाई मेरा बिल्कुल करीबी दोस्त है, मेरा प्यारा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, तो मैं भाई उसे नकल करने दूंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उसे नकल नहीं करने देनी है। ठीक है, आपका दोस्त अगर नकल करेगा, मान लो आप पकड़े गए, तो उसके साथ साथ तो आप भी लपेटे जाओगे ना, तो ये भी नहीं करना है। आप शांति से अपनी सीट को कवर कर लीजिए और उस ताकि वो कॉपी ना कर सके। ठीक है, आपको ये करना है। अगले में चलते हैं, आपको पूछा है सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा अगला देखो। 126 से 128 प्लस का 2 माइनस का 4, अच्छा माइनस का 4 नहीं है, माइनस का 6, 128 से माइनस का 6, फिर यहाँ प्लस का 12, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है माइनस का 20, तो अगला क्या आएगा देखो, प्लस का 2 माइनस का 6, तो प्लस माइनस का तो अल्टरनेट लॉजिक लगा है, तो अगले वाले में जो भी होगा प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, तो अगले में 10 का डिफरेंस आएगा। 20 में जब 10 जोड़ोगे तो आपको 30 मिलेगा, तो अगले में 114 में आपको 30 जोड़ना पड़ेगा। जब 114 में 130 जोड़ोगे तो 144 आएगा, और 144 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो 226 का 317 से जो संबंध है, 226 का 317 से जो संबंध है, वही 421 का 512 से संबंध है। तो आपको बताना है 5, 6, 7 का किससे क्या संबंध होगा। ठीक है, अब देखो ये आपको बताना है। तो इसमें एक चीज देखो, लास्ट डिजिट पकड़ लो ना, ये देखो +1, जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो लास्ट डिजिट पे लग रहा है तो बढ़िया है। देखो +1, तो यहां भी जो हमारा आंसर होगा उसमें +1 होगा, तो लास्ट डिजिट 8 आएगी, इन दो ऑप्शन में नहीं है। अब इसमें देख लो अगला क्या आएगा, यहां से अगर एक माइनस हो रहा है, यहां से यहां भी देखो एक माइनस हो रहा है, यहां से ये एक माइनस होगा तो ये लास्ट में 5 आएगा, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे लॉजिक लग गया, अरे वो बस देखने का तरीका है, अदरवाइज एक्चुअल लॉजिक है वो ये थोड़ी है, एक्चुअल लॉजिक तो ये लगा है, प्लस माइनस का लॉजिक लगा, ये हमें डिजिट से हिसाब पता लग रहा है, लेकिन लगा क्या है वो हमें देख के देखो ऐसे पता लगेगा कि यहाँ 317 में जब आप घटाओ इसमें तो 1 मिलेगा, और जब आप 30 में से ये घटाओगे तो 81। ठीक है, 81 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। 81 जब आप जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और फिर 30 में से 22 जाएगा आपका, नहीं 30 में से नहीं, हासिल तो लिया ही नहीं ना, 7 में से 6 जाएगा 1, और 31 में से आपका 22 जाएगा 9, 91 इज द राइट, ये माइनस हुआ है, 91 माइनस हुआ है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लॉजिक था, क्या था, 567 में आपको 91 घटाना था, 6 घटाओगे और वही आपका कितना 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, सही पकड़ा है ना हमने, सही तो है। तो यहां से यहाँ कितना हो रहा है, यहां से यहाँ प्लस हो रहा था, अच्छा तो हमें 91 प्लस करना है ना। ठीक है, 91 प्लस करो, तो 91 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 7 और 1 8,
और 9 में से 6 जोड़ेगा तो 5 और इसको जोड़ोगे तो 1 होगा। 658 वाला राइट आंसर है। ठीक है, प्लस हो रहा 91 जुड़ रहा था, वो लास्ट डिजिट से भी आप देख सकते थे, एक डिजिट से भी। अगला देखो, फिर आपका डिसीजन मेकिंग का सवाल लग रहा है। किसी कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना है, आयोजित किया जा रहा है, 3 कर्मचारी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, कहीं पे 3 कर्मचारी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए। आपको बताना है क्या कि कौन किस रोल के लिए परफेक्ट है। ठीक है, कर्मचारी एक जो है एक्सीलेंट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन बट वीक इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में वीक है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है। एम्प्लॉय वाई क्रिएटिव इन मेकिंग पोस्टर्स एंड विजुअल्स बट शाय इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। ठीक है, मेकिंग पोस्टर और विजुअल बनाने में अच्छा है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है, पर क्या है लोगों के बीच में शाय है। ठीक है, एम्प्लॉय जेड जो है गुड एट टाइम मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बट एवरेज इन द टेक्निकल नॉलेज। जो एम्प्लॉय जेड है वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा है लेकिन टेक्निकल नॉलेज उसमें कम है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, देखो टाइम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में अच्छा है जो जेड एम्प्लॉय है, तो आप किसको क्या बनाओगे। देखो कोई भी आप फैसला ले रहे हो, किसी को भी कोई जिम्मेदारी दे रहे हो तो आप कब दोगे। मान लो आपका दोस्त पिंटू है, पिंटू जो है वो खाना बनाने में अच्छा है। ठीक है, आपको कोई शादी अरेंज करनी है या आपको कोई पार्टी अरेंज करनी है, अब पिंटू खाना बनाने में अच्छा है और जो चिंटू है वो साफ सफाई करने में अच्छा है, और जो आपका हरीश है वो आपका लोगों से क्या है कम्युनिकेट करने में अच्छा है। तो आप क्या करोगे, पिंटू को खाना बनाने में अच्छा है तो आप उससे क्या पोछा लगाने की जिम्मेदारी, साफ सफाई करने की जिम्मेदारी दे दोगे, गलत हो जाएगा। आपका जो हर्ष है वो कम्युनिकेट करने में अच्छा है तो आप क्या उसे खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दोगे, गलत। तो जो जिस काम में अच्छा होता है उसे उसी काम की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, तो आप यही करोगे कि भाई पिंटू खाना बनाने में अच्छा है, पिंटू खाना बनाने में लगा दो, और जो आपका चिंटू है वो साफ सफाई करने में अच्छा है तो साफ सफाई करने में लगा दो, और जो आपका हर्ष है कोऑर्डिनेट करने में अच्छा है तो उसे कोऑर्डिनेट करने में लगा दो। तो वही चीज है इसमें कहा गया है। तो एक्स हमारा किसमें है, एक्स हमारा प्रेजेंटर अच्छा है, प्रेजेंटेशन करने में अच्छा है तो एक्स को प्रेजेंटर बना दो, बिल्कुल सही है। वाई को मत बनाओ, जेड को मत बनाओ, और सबको सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे तो गुड़गोबर हो जाएगा। ठीक है, वाई हमारा डिजाइनर अच्छा है तो वाई को डिजाइनर बना दो, जेड हमारा कोऑर्डिनेटर अच्छा है तो जेड को कोऑर्डिनेटर बना दो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब आपका क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या आएगा। देखो करो सॉल्व। पी क्यू, पहले देखो फॉरवर्ड कोडिंग है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड कोडिंग है। ठीक है, ए का बी से दिया है। ठीक है, पी परसेंटेज क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। ठीक है, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, जो क्यू है आर का भाई है। ठीक है, आर एस की माँ है, आर एस की माँ है, तो आर है एस की माँ है, एक पीढ़ी नीचे है। तो आपको बताना है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, माँ की बहन है, ये इसकी माँ की बहन हो गई। ठीक है, एस की माँ की बहन है तो मौसी लगेगी, तो कजिन तो लगेगी नहीं, सेम पीढ़ी हो जाएगी। सिस्टर भी नहीं लगेगा, चाचा भी नहीं लगेगा, अंकल भी नहीं लगेगा, तो इनमें से कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आपको बताना है क्या है, There are 3 statements given below, 3 conclusion number 1 2 3। आपको स्टेटमेंट एज assumption का सवाल है, तो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, उसको बता के बताना है कौन सी assumptions पे लगाई जा सकती है। देख लो क्या है स्टेटमेंट, क्या कहा गई है। स्टेटमेंट assumption का क्या है, 3 statement given below by assuming that 3 or 1 or 2 3 assuming statement to be true even if they seem to be variance at the with the commonly known fact decide of the conclusion logically। दो statements ये दे रखी हैं, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, अच्छा कंक्लूजन दे रखा है। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है ये 3 स्टेटमेंट दी है और 3 कंक्लूजन दी है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, सभी सिल्वर गोल्ड है, सभी सिल्वर गोल्ड है। ठीक है, कुछ गोल्ड ब्रॉन्ज है, कुछ गोल्ड क्या है ब्रॉन्ज है। ठीक है, सभी ब्रॉन्ज धातु हैं, सभी ब्रॉन्ज धातु हैं, धातु को डी से डिनोट कर रहा हूं मैं।
ठीक है, शॉर्ट में लिखा कीजिए चीजों को। अब निष्कर्ष क्या क्या निकाला जा सकता है? सभी सिल्वर धातु हैं, जो सभी के सभी सिल्वर धातु हैं नहीं कह सकते हम, पहला गलत है, तो ये पहला कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब देखो कुछ गोल्ड धातु हैं, जो कुछ गोल्ड जो है धातु हैं, बिल्कुल सही बात है, जो गोल्ड का ये वाला भाग है वो धातु ही तो है। दूसरा फॉलो करता है, मतलब दूसरा सही है। कोई भी सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं है, कोई भी जो सिल्वर है वो ब्रॉन्ज नहीं है भाई, कोई भी सिल्वर ब्रॉन्ज है या नहीं है हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो कोई भी सिल्वर जो है ब्रॉन्ज नहीं है नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। आइए इस सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल में काउंट करिए, फैक्टर करिए। डायरेक्ट चीजें दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो काउंट करिए, फैक्टर करिए। देखिए यहाँ पे जी के बाद डी है तो यहाँ डी आना चाहिए, लेकिन डी किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब सीरीज का लॉजिक चला इसमें भी। लास्ट में टी है तो यहाँ लास्ट में टी है, तो इधर भी टी है, तो इधर भी टी आना चाहिए। सेकंड नंबर पे टी देख लो किसमें है, ये नहीं है, बाकी आगे देखना पड़ेगा एक बार। तो चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं क्या लॉजिक है एक्चुअल में। ये दो ऑप्शन तो नहीं है, ये तो देखते ही पता लगा। अब काउंट करो, फैक्टर करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए आ गया। तो यहाँ शुरू में सब में जी है तो इधर भी जी होगा, लास्ट में जी मिलेगा। इस ऑप्शन में नहीं, आंसर तो ऐसे ही आ गया। लेकिन पूरा देख लेते हैं, यहाँ जे है, यहाँ एफ है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 8 होगा, 8 पे एच आता है। ठीक है, यहाँ टी आएगा, ठीक है, और जी डी है, फिर उसके बाद एफ है, फिर उसके बाद एच है, फिर जे है। ठीक है, यहाँ एफ है, अगर यहाँ एफ है तो एक जो अगर सेकंड नंबर पे यहाँ एफ है और यहाँ पे जे 10 पे आता है, 10 है, तो फिर से यहाँ पे जो एच अगला आएगा उसमें एच आ रहा है, तो ये तो हमने सेट ही कर दिया है। ठीक है, हम कौन सा देख रहे थे? सेट कर दिया है, तो सब तो हमने सेट ही कर दिया है। ठीक है, ये वाला देख रहे थे हम, ये वाला देखो यू है, ये T20 पे आता है, ये S19 पे आता है, और ये R18 पे आएगा, तो ये R से स्टार्टिंग होगी, तो RTHG ये दे रखा है। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं थी, आंसर हमें शुरू में ही दिख गया था, और वो पूरा एक्सप्लेन करना था तो तुम समझाया। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, देखो ऐसे लिख के आता है तो चीजें ज्यादा बदले पड़ती है, वैसे इतना देखना पड़ा, टाइप सही नहीं था ना वो। अब देखो, कुछ घास हवा है, कुछ घास हवा है, मैं जी से लिख रहा हूं इसको, घास, कुछ जी से, कुछ घास हवा है, कुछ घास जो है वो हवा है। ठीक है, सभी हवा गर्म है, सभी की सभी जो हवा है वो गर्म है। ठीक है, गर्म को GR से लिख रहा हूं। सभी गर्म ठंडे हैं, सभी जो गर्म है वो ठंडे हैं, सभी गर्म ठंडे हैं। ठीक है, देखो ये चीज पार्ट सब में कॉमन है, तो कुछ वाले हमारे सारे ऑप्शन ठीक होंगे। कुछ घास ठंडी है, बिल्कुल सही है। कोई घास गर्म नहीं है, नहीं कह सकते हम भाई, नेगेटिव थोड़ी निकालोगे कंक्लूजन, पॉजिटिव सब कुछ दे रखा है। तो ऑल वाइंड आर कोल्ड, सारी जो घास है, सॉरी, सारी जो हवा है वो ठंडी है, तो सारी जो हवा है वो ठंडी है, बिल्कुल सही है। जो हवा का देखो सारा पार्ट है वो ठंडा है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा दोनों फॉलो करते हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ओनली 1 और 3, गलत ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, 1 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये आपका चेंज करने का सवाल है, समीकरण को सेट करना है आपको। क्या क्या करना है? 18 6 24 7 5, बताइए क्या आएगा? प्लस का मतलब माइनस, अच्छा प्लस माइनस को आपस में बदला जाए, प्लस और माइनस को यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदला जाए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो। 6 3 18, 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 7 5 6 35, 35 में से इसमें से घटाओगे तो माइनस को 24 घटाओ, 11 11 और 3 14, 14 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगले सवाल पे चलते हैं। क्या दिया है, तीन किसी एक तरीके से सेम है और एक किसी तरीके से अलग है, विभिन्न को छांटना है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। देखो ऑड वन आउट के में क्या होगा, W हमारा 23 पे है, Y 25 पे है, ठीक है, पहले मैं 2 ही देख लेता हूँ। D 4 पे है, F 6 पे है, ठीक है, W 23 पे है और ये 25 पे है, ठीक है, N 14 पे आएगा, P 16 पे आएगा, ठीक है। अब इसके आगे का देख लेते हैं। T 20 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये आपका कितना 9 पे आता है, ये आपका 2 पे आता है, प्लस का 3 हुआ यहां से यहां, प्लस का 3 हुआ है, ये प्लस का 3 हुआ है, लेकिन ये प्लस का 4 दे दिया, तो यही अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, पहले देखो आपसे किसका कोड पूछा गया है, गुड का पूछा गया है। तो गुड देखो कहाँ कहाँ पर है, गुड दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में गुड कॉमन है तो गुड का जो कोड है वो भी कॉमन होगा। तो यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्यू आर कॉमन है। क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सेट का सवाल है। सेट के सवाल में देखिए क्या आएगा, इसको देखो 24 कैसे आ सकता है, 15 यहां देखो 15 को 42 लाना है, 15 को 2 से इंटू करो, 30 में छोड़ो 72, यहां चेक करो 36 में 57 जोड़ दो, इसमें जोड़ दो 57 जोड़ दो, 7 13, अच्छा 7 6 13 होता है ना, 7 6 13, एक हासिल यहाँ पर आएगा, 5 4 9, 93। ये देखो 72 जो है इसको आप कर रहे हो कि किससे, 3 से डिवाइड करो तो आपको 24 मिलेगा बीच वाला, ठीक है। और यहाँ देखो इसे 3 से डिवाइड करो तो आपको 31 मिलेगा बीच वाला, है ना। तो इसमें देखो पैटर्न क्या लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें सेट A B C दे रखा है तो 2A प्लस C डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू B। ये यहाँ पे पैटर्न लगा है, काफी अच्छा पैटर्न है ना, काफी अच्छा पैटर्न है। अब देखो ये किसमें लगा है, 7 दूनी 14, 14 का 4, एक हाथ से यहाँ 5 और 5 को फिर 3 से डिवाइड करके 25, ये हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। इसे एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। 27 दूनी 54, 54 में 21 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना 7, और 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो 25, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये सवाल है आपका, आई गेस ये भी डिसीजन मेकिंग, हाँ ये डिसीजन मेकिंग का सेकंड टाइप है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना डिसीजन मेकिंग में किसी को आपको सेलेक्ट करना है या कुछ करना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो उसमें आपको कंडीशंस दी जाती हैं, तो कंडीशन को फुलफिल करना है, तो इसमें कंडीशन को फुलफिल करना है। तो बताओ क्या आएगा, क्या डिसीजन लोगे। देखो एक स्कूल निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के साथ गणित शिक्षक की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है। गणित शिक्षा के स्नातक या स्नातक को होना चाहिए, स्नातक में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। अ स्कूल इज हायरिंग मैथमेटिकल टीचर with following eligibility criteria must have a bachelor or master's degree in mathematics and education, must have scored minimum 60% in graduation, must have at least 3 years of teaching experience, ठीक है। देखो यहां से यहां तक एक आपको क्वेश्चन दे रखा है कि क्या कर रहा है, और यहां से यहां तक एक, ठीक है, एक कंडीशन
फिर ये यहां से यहां तक दूसरी कंडीशन, फिर यहां से लेकर यहां तक। ये आपको 3 कंडीशनें दे दी। क्या 3? पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए बीएड की, बी की बैचलर्स की डिग्री, ठीक है, बीए बीकॉम जो भी फलाना ठिकाना है, ठीक है, बीए की या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर की डिग्री, अरे बीए में और भी होती है, बीए तो वैसे भी नहीं मांगी मैथमेटिक्स में, देखिए बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपको किसमें, मैथमेटिक्स या एजुकेशन में, मैथ या एजुकेशन में, ठीक है। स्कोर किया होना चाहिए कम से कम 60%, ठीक है, ग्रेजुएशन में। थर्ड कंडीशन है एटलीस्ट कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस माना गया है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देख लो क्या होगा, ग्रेजुएशन में 60%। अब देखो इनमें से तीनों में से कैंडिडेट को किसको सेलेक्ट करोगे आप। बी जो कैंडिडेट ए जो है, ये रहा ना कैंडिडेट ए के बारे में आ दिया है, कैंडिडेट जो ए है उसकी बैचलर डिग्री है मैथमेटिक्स में 65% है, उसके आए हैं, ठीक है, और 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई, बैचलर्स उसने मैथमेटिक्स में किया है और 65% आए हैं उसके और 4 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही है। 60% मांगे थे, मैथमेटिक्स में उसने बैचलर्स भी करी है, मास्टर्स भी बोल सकते थे कि मास्टर्स या बैचलर्स उसने मैथमेटिक्स या एजुकेशन में की होनी चाहिए, तो कर रखी है मैथ में, और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए और 4 साल का है उसको, तो पहला एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकता है मतलब, ठीक है। अब देखो दूसरा, बैचलर की है एजुकेशन में लेकिन 58% आए हैं, 58% भाई, मिनिमम में 60% चाहिए थे, तो 58% वाला ये नहीं होगा। देखो कैंडिडेट सी का सिलेक्शन नहीं होगा, अब ये अच्छा कैंडिडेट बी भी तो रह गया, मास्टर्स इन फिजिक्स, फिजिक्स में मास्टर की है उसने और 70% है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि फिजिक्स में मास्टरी की है, मास्टरी में उसकी मैथ या एजुकेशन में होनी चाहिए थी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। डी मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में, 75% अंक हासिल किए हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यही तो चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 60% ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या एजुकेशन में बैचलर्स या मास्टर्स की होनी चाहिए, तो सही है, डी भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी दोनों एलिजिबल हैं सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है, दोनों एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर के लिए, तो ए और डी वाला हमारा आंसर है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों एलिजिबल है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। assumption का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट assumption, a cab can be booked by the customer using mobile apps, ग्राहक मोबाइल ऐप के उपयोग करके टैक्सी बुक कर सकते हैं, ओला उबर वगैरह आपने बुक की होगी ना, तो ये चीज है, ये कहा गया है। अब assumption क्या क्या लगाई जा सकती है, ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके टैक्सी बुक कर सकता है, तो इससे assumption क्या है, अनुमान क्या क्या लगाया जा सकता है, लग्जरी कारों की बिक्री काफी बढ़ जाएगी, लग्जरी कारों के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं की गई भाई। और एक बात बताओ, जो लग्जरी कार ले सकता है, रख सकता है, वो कैब से ही क्यों जाएगा, वो तो अपनी कार रखेगा ना। ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा, क्या कहीं कहा गया है, क्या कहीं कहा गया है कि ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा। भाई आपने देखा होगा कि कैब ऐप से बुक करने में तो काफी भुगतान करना पड़ता है, और कम करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है या पड़ेगा, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये भी नहीं निकाल लगा सकते assumption, ठीक है। तो ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा, ये भी गलत, लग्जरी कारों की बिक्री काफी बढ़ेगी, ये भी गलत। तो नाइदर वन नाइदर टू, दोनों assumption फॉलो नहीं करती हैं। अगले साल पे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। नाइट को 75 लिखा जाता है, देखो 11, 14, 9, 7, 8, 20 क्या होगा देख लो, 11 और 9 20, 20 20 40, 40 8 7 15 55, और 55 में जब आप प्लस करोगे कितना 14, तो आपको मिलेगा 69। 69 से 75 लाना है तो प्लस का 6, 75 आएगा। और ये इसमें देखो नंबर ऑफ लेटर्स भी 6 हैं, 3 3 6, ठीक है। अगले में एक बार वेरीफाई करते हैं।
15 15 30, 30 और 11 और 18 29, तो ये हो जाएगा 59। और 59 में नंबर ऑफ लेटर्स प्लस करोगे, नंबर ऑफ लेटर्स में कितने 4 है, 4 प्लस करोगे तो 63 आएगा। बिल्कुल सही है। लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम किया गया है और फिर उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, करो। 2 9 19 8 15 16, ठीक है, 16 और 9 25, 25 और 15 40, 40 40 और 21, 40 और 21 हो गया 61। 61 में आपका 8 प्लस करेंगे तो 69। अब 69 में कितने लेटर्स है, 3 और 3 6, नंबर ऑफ लेटर्स 6 है, तो 75 होगा। 75 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, 75 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये मोड का सवाल है ना। ऐसा सवाल आपका जो फेस का पेपर, कौन सा फेस का जो पेपर रहा सिलेक्शन पोस्ट वाला, उसमें भी फेज 13 में, और आपका जो स्टेनो का पेपर रहा उसमें भी काफी आए हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, मोड का मतलब किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मोड का मतलब होता है, देखो 2 मोड होता है, एक होता है मॉड्यूलर, एक होता है मॉड्यूलस। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मोड है जो रीजनिंग में इस तरीके का पूछा जा रहा है, इसका मतलब है रिमाइंडर वाला। ठीक है, तो जब आप 234 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 234 को 16 से कर दो, 16 एकम 16। ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, रिमाइंडर चाहिए। 16 एकम 16, फिर उसके बाद 4 और 3, 16 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, और ये हो गया 16 चौक 64। ठीक है, ठीक कर रहे हैं ना। 234 को डिवाइड करना है 16 से, तो ये हमने कर दिया 16 एकम 16, फिर उसके बाद हमारे पास 7 बच जाएगा, 4 हो गया, 16 चौक 64, फिर उसके बाद हमारा 10 बच जाएगा, और 10 बचने के बाद हमें क्या करना है, 10 का स्क्वायर करोगे आपको 100 मिलेगा, और फिर उसमें से 7 का स्क्वायर माइनस करना है, 49 माइनस करोगे तो आपको 51 मिलेगा। और 51 में जब आप 19 का भाग दोगे तो 19 दूनी हमारा होता है 38, फिर उसके बाद 12 और एक 13 बचेगा। 13 इज द राइट आंसर, बी में दे रखा है। अगले सवाल पे आते हैं। ये बताओ, कोडिंग टू कोडिंग का सवाल है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली जाए, जल्दी आएंगे यहाँ चीजें। 19 17 2 11 18 15 25 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, है ना। चलो इसमें करो, माइनस का 1 करोगे z, माइनस का 2 करोगे v, माइनस का 3 करोगे i, और माइनस का 4 करोगे d, ZVID। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। एड्रेस मैचिंग का सवाल है, एड्रेस मैच करना है। अच्छा, एड्रेस मैचिंग का सवाल आ जाए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एड्रेस मैचिंग में एग्जैक्ट, जैसे इसमें देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एड्रेस इज एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम बोला गया है तो पहले एग्जैक्टली सेम वाला ऑप्शन देखो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वाला अगर ना मिले तो आपको फिर देखना है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कि नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मेरा इन द सेंस है कि अगर मान लो मिस्टर राजकुमार सिंह, मैं राजकुमार सिंह, और आपको नीचे ऑप्शन में दे दिया मिस्टर आर के सिंह, आर के सिंह दे दिया, तो ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं गलत है, ये माइनर चेंज है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर आपका मेजर चेंज में चेंज दिया है तो वो आपका गलत हो सक जाएगा। ठीक है, मेजर चेंज क्या है, मेजर चेंज जैसा आपका सिटी का नाम ही अलग दे दिया तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक में दिया है एड्रेस, जैसे यहाँ पे 38 पिन कोड दिया है, पिन कोड ही पूरा अलग अलग दे दिया, जैसे 101 दे दिया, तो भी गलत हो जाएगा। तो आप देखो कि एड्रेस में सेम मिल रहा है कि नहीं, और अगर सेम नहीं मिल रहा है
तो मेजर चेंज है एड्रेस में या माइनर चेंज है? माइनर चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेजर चेंज है तो वो वाला आंसर नहीं हो सकता। अब मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं वो देखो ध्यान से। यहां देखो एड्रेस दे रखा है, पहले हम देखते हैं। सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट, ये वो नंबर ठीक है। सिल्वर लाइन इन्होंने अलग अलग लिख दिया और इन्होंने एक साथ लिखा है, इन्होंने रेफरेंस एड्रेस में एक साथ लिखा है, तो इतना माइनर चेंज चल सकता है। लेकिन हम देखते हैं और परफेक्ट ऑप्शन है कि नहीं। सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज ये वो फेज 2 एमसीडी इंडस्ट्रियल इस्टेट पुणे 411038, ठीक है, ठीक है, बाकी चीजें सेम है। अब देखो नीचे सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नंबर 101 फेज 2 MIDC इंडस्ट्रियल इस्टेट 40, देखो ये सेम। बी वाला भी हमारा अगर सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन हमें उससे भी परफेक्ट मिल गया। ये पूरा का पूरा डिट्टो, पूरा बिल्कुल चेंज, कुछ चेंज नहीं किया, पूरा का पूरा उठा के यहाँ छाप दिया। अगर ये बिल्कुल सेम है तो आप इस वाले ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे। अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ना होता तो आप इस वाले ऑप्शन को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा ही बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या है चेंज, क्या नहीं है। यहां देखो सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नंबर ये 110, ये देखो ये मेजर चेंज है। 101 प्लेस प्लॉट नंबर यहाँ 101 दिया है, यहाँ 110 दिया है। भाई प्लॉट नंबर ही अलग कर दिया तो एड्रेस सेम कैसे हो सकता है? प्लॉट नंबर मान लो आपके घर पे कोई आना है, आपका कहीं पे जैसे नोएडा में पड़ता है, तो अगर हुआ कि आज JBS टावर नंबर 203 इन ग्रेटर नोएडा यूपी, ठीक है, और अगर कहीं पे है कि JBS टावर 405 ग्रेटर नोएडा, तो दोनों में फर्क है ना, टावर अलग अलग है, तो टावर ही अलग अलग है, तो एक एड्रेस कैसे हो सकता है? अलग अलग होगा, तो मेजर मिस्टेक है, तो ये चीज नहीं हो सकता आंसर इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज किया है, फेज 2 MIDC इंडस्ट्रियल इस्टेट पुणे 4100, ठीक है, ये भी हो सकता था आंसर। देखो फेज 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं फेज 2 ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं कहीं फेज 2 ऐसे लिखा रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हमारा ये आंसर क्यों नहीं हुआ सर? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हमें एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम मैच करने को बोला गया है, तो आपको पेपर में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग एड्रेस दे दिया तो आप इन दोनों पे नहीं जाओगे, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ये मिलते जुलते जरूर है पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा जो SSC का नया पैटर्न आ रहा है उसका लिए बेहतरीन मूक। आपको आशा करता हूँ मूक अच्छा लगा होगा, और ये जो मूक है इसमें सारे क्वेश्चंस, एक दो तीन क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस टेस्ट रैंकिंग के लाइव मूक से लिए गए हैं। अगर जिस बच्चे ने नहीं लगाया है वो जरूर लगा के देख सकता है, ठीक है। ये हर ये शनिवार रविवार को ये लाइव रहता है, तो ये मूक टेस्ट जरूर दिया कीजिए। अच्छा मूक टेस्ट है, इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस मूक टेस्ट का आप फायदा उठा सकते हैं। आप पहले मूक टेस्ट दे के दिखे कीजिए, नए पैटर्न पे नए तरीके के सवाल वगैरह पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो और हम दें, ठीक है। और नीचे एक हाइप का आ रहा होगा आपको बटन सा, उससे आप हाइप भी कर सकते हैं, जिससे क्या है हमें हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा चीज़ों को और आगे लेके आने के लिए आपके लिए ऐसी बेहतरीन कंटेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।